हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे रैपिड रिवीजन की चलती फिरती सीरीज में, है ना। चल रही है फिर रही है। हम पहुंच गए चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है अकरेंस ऑफ मेटल। देखो वैसे तो लास्ट टॉपिक कोरिजन है। कोरिजन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा भी पढ़ाएंगे। लेकिन वैसे लास्ट टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल। अब बेटा मेटल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज 10th बेस पे हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसी के मेटल्स हमें पढ़ने हैं। अब देखो मेटल्स मिलते कहाँ पे हैं, मेटल्स मिलते कहाँ पे। तो हमारी अर्थ के अंदर 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, कोर, उसके ऊपर मेंटल, ठीक है, और उसके ऊपर होती है क्रस्ट, जिसके ऊपर हम हैं। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, जिसके ऊपर हम हैं। तो ये जो क्रस्ट है, जितने भी मेटल्स हमारे पास है, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो आयरन है, सारे के सारे मेटल्स इसी क्रस्ट में मिलते हैं। अब इस क्रस्ट के अंदर मेटल्स 2 टाइप से हमारे को मिल सकते हैं। एक तो नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब हो गया कि तुम्हें नेचुरली क्रस्ट में मिल जाएंगे। तो मेटल्स और एलिमेंट्स, जो एलिमेंट नेचुरली अकरिंग होते हैं हमारी जो सबसे ऊपर वाली क्रस्ट है उसके अंदर, उनको तो बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। और वो मिनरल्स जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेटल होता है, जिसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आयरन का मिनरल मिला। अब आयरन का मिनरल मिला तो उसमें से हम आयरन निकाल सकते हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। देखो इंडिया में, जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ऐसे समझो कि इंडिया में गोल्ड की 2 माइंस हैं, कालगुरली, कुलगार्डी। लेकिन उन माइंस से गोल्ड एक्सट्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता गोल्ड एक्सट्रैक्शन? इसलिए नहीं होता क्योंकि उन में से गोल्ड निकालना, वहां जो ओर मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, उसमें से गोल्ड निकालना महंगा पड़ता है बजाय किसके, गोल्ड को बाहर से इंपोर्ट कराने के। तो वो वहां पे हमें बस पता है कि यहाँ पे गोल्ड निकल रहा है, लेकिन वो गोल्ड महंगा पड़ता है, इसलिए हम वहां से निकालते नहीं है, है ना। तो इसीलिए ये चीज मेंशन की है कि मिनरल विच कंटेन हाई परसेंट ऑफ पर्टिकुलर मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो ऐसा मिनरल जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल का एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट है, जिसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो मिनरल्स, ओर के कुछ एग्जांपल हैं, ये कई बार पूछे गए हैं भाई इनके नाम। सिनेबार किसका ओर है, कैलेमाइन किसका ओर है, कॉपर ग्लांस किसका ओर है, जिंक ब्लेंड किसका ओर है। तो देखो सिनेबार जो है वो हमारा मरकरी का ओर है, यानी कि सिनेबार के अंदर मरकरी का अमाउंट हाई होता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में मिलता है, HGS की फॉर्म में ना, साथ में सल्फर। ये सल्फर कैसे हटता है हम आगे बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। ऐसे ही कैलेमाइन है, वो हमारे जिंक का है। कैलेमाइन के साथ साथ जिंक ब्लेंड, ये भी किसका है, जिंक का है। जिंक ब्लेंड में ZnS की फॉर्म में मिलता है, कैलेमाइन में ZnCO3 की फॉर्म में मिलता है। कॉपर ग्लांस Cu2S, ये हमारे कॉपर का ओर है। ऐसे रॉक सोल्ट, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्शन में, सोडियम निकालने के लिए, है ना। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे कैसे यूज करते हैं। तो यहां क्वेश्चन जो बना है वो क्वेश्चन अब तक इससे बना है, ठीक है, कि ये कौन सा किसका ओर है। फिर भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिनरल की डेफिनेशन क्या है, ओर की डेफिनेशन क्या है। तो ये लिखो और आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखिए थ्रू आउट दिस चैप्टर, या फिर मैं बोलूँ कि 10th की केमिस्ट्री जब तक पूरी नहीं पढ़ लेते तब तक आगे भी तुम्हारे काम आएगी, उसमें कुछ और एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल, अब देखो यहाँ अगर तुम्हें दिख रहे होंगे तो 3-4 कैटेगरी दिखेंगी। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये ऊपर वाली मेटल्स काफी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। 3-4 जो ऊपर वाली मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। बात करें अगर उसके बीच की तो ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये नीचे वाली सबसे कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है ना, ये मिलती भी बेटा प्योर स्टेट में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हें गोल्ड चंक्स मिलेंगे। गोल्ड जो है वो गोल्ड की फॉर्म में ही मिलता है, ऐसे नहीं कि मिट्टी विट्टी में धसा हुआ है और उसको आप साफ करके निकालोगे, है ना। देखो मिट्टी लगी हुई मिल सकती है, लेकिन उसमें और कुछ, जैसे इसमें देखो ZnCO3, तो इसमें CO3 है, साथ में कार्बोनेट है। HGS, यहाँ पे सल्फर है। Cu2S, यहाँ पे कॉपर के साथ सल्फर है। तो ऐसी ये सल्फर, क्लोरीन, ये सब नहीं होता, धूल मिट्टी होती है, वो हम इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाल देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की तरफ।
बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहां पे हम 3 टाइप की मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, हमारे पास 3 ही टाइप की मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो चार्ट है वो सब में सेम ही फॉलो होगा, कुछ प्रोसेस जो है वो उसके बदल जाएंगे। बात करते हैं उन प्रोसेस की जो हमारे पास क्या है, जो हमने काम में लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या मिलेगा, सबसे पहले हमारे को मिलेगा ओर। ठीक है, ओर की फॉर्म में मिलेगा, उसमें धूल मिट्टी भी होगी, उसमें और भी जैसे सल्फर था, कार्बोनेट था, तो ऐसी और भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, है ना। और बड़े बड़े पत्थरों में नहीं मिलेगा। देखो जो माइंस होती हैं, जैसे अपने राजस्थान में कॉपर माइन है झुंझुनू के अंदर, तो कॉपर माइन के अंदर ऐसे थोड़ी है कि कॉपर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, वो बड़े पत्थर के पत्थर है ना, लोड करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको आपको क्या करने पड़ेगा, उन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा। तो उन पत्थरों को तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन में क्या किया जाता है, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल इनका पाउडर बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पाउडर, ग्राइंडिंग और क्रशिंग, है ना। पल्वेराइजेशन में क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उनको पीस देते हैं, चूरा बना देते हैं। फिर आता है कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन होता क्या है, यहां से एक बढ़िया चीज निकल के आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ और या कंसंट्रेशन ऑफ मेटल क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल को इनरिचमेंट ऑफ मेटल भी बोलते हैं, इनरिचमेंट ऑफ। भाई अब आपने जो ट्रक में पत्थर लोड करके लाए हो आप कॉपर निकालने के लिए, तो उसके अंदर काफी सारी धूल मिट्टी है, तो उस धूल मिट्टी को अलग करना पड़ेगा। तो वो जो धूल मिट्टी है उसको हम बोलेंगे गैंग। तो उसमें अनवांटेड इंप्योरिटीज है ना। मेटल हैव अनवांटेड impurities, sorry, or have unwanted impurities। और इन अनवांटेड इंप्योरिटीज को ही क्या बोलते हैं बेटा, इनको ही बोलते हैं गैंग। इनको ही क्या बोलते हैं, गैंग। और इस गैंग को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल करने के बाद अब तुम्हारे पास जो आया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, अब तुम्हारा ओर है, जैसे कैलेमाइन है, सिनेबार है, तो तुम्हारे पास वो है। अब तुम्हारे पास या तो क्या होगा, या तो तुम्हारे पास सल्फर का ओर होगा, साथ में सल्फर होगा, या फिर तुम्हारे पास साथ में कार्बोनेट होगा। 2 प्रोसेस होंगे। तो इनमें से सल्फर और कार्बोनेट को हटाने के लिए हम इनका क्या करवाते हैं, इनका कराते हैं हम ऑक्सीडेशन। इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम 2 प्रोसेस काम में लेते हैं, एक तो लेते हैं कैल्सिनेशन और एक लेते हैं रोस्टिंग। अब ये डिपेंड करेगा हमारे ओर पे कि वो सल्फर का है या कार्बोनेट का है। तो सल्फर का है तो हम क्या काम में लें, सल्फर का है तो हम रोस्टिंग काम में लेंगे, और अगर कार्बोनेट का है तो कैल्सिनेशन काम में लेंगे। अब हमने यहां से सल्फर और इसको हटा दिया, कार्बोनेट को, लेकिन ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन का यूज करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, रिडक्शन का यूज करेंगे। तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे। रिडक्शन के लिए आप क्या करोगे, हीटिंग काम में ले सकते हो। अब जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ गया, उस प्रोडक्ट का हम करेंगे रिफाइनिंग। उसको हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग। अभी भी हमारे पास प्योर नहीं आया है ना, उसका हम करेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करेंगे, जो हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है। अब यहां से क्वेश्चन निकलता है, एक तो ये निकलता है व्हाट इज गैंग। देखो बेटा, एक तो गैंग आएगा, एक आगे एनोड पंख आएगा। पूछ सकता है कि व्हाट इज गैंग, व्हाट इज एनोड पंख। दूसरा क्वेश्चन कहां से निकलता है, दूसरा क्वेश्चन निकलता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सभी मेटल्स में यही प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे ये वाला प्रोसेस जो है ये चेंज हो जाएगा। एक तो उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे और दूसरा उनकी ओर के बेस पे, कि वो सल्फर का ओर है कि कार्बोनेट का ओर है। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो चेंज होगा। कहीं पे हमें कैल्सिनेशन करना होगा, कहीं पे हमें रोस्टिंग करनी होगी। तो बात देखते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनका क्या काम है, ये कैसे डिफरेंट होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, एक मेरे पास है कैल्सिनेशन,
एक मेरे पास है रोस्टिंग। ठीक है, दोनों यूज ही किसके लिए होते हैं? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। दोनों का काम होता है ओर को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला ही डिफरेंस तो ये है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस होता है बेटा ऑक्सीजन के अमाउंट का। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस किसका होता है? ऑक्सीडेशन के अमाउंट का। अगर तुम क्या करो, ऑक्सीडेशन ore is heated in less amount or without oxygen या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में किसी भी ओर को हीट करते हैं, उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? कैल्सिनेशन बोला जाएगा। और कैल्सिनेशन जो है वो यूज होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। जिनके अंदर कार्बोनेट होता है उन ओर्स के लिए हम किसको यूज करेंगे? कैल्सिनेशन को यूज करेंगे बेटा। देखो, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, तो ऐसे याद भी रख सकते हो कि सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं रोस्टिंग की। तो रोस्टिंग इसकी ऑपोजिट होगी। आर से रोस्टिंग, आर से रिच ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खूब सारी करो, मैच करो। आर से रिच है ना, तो इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेस में किसी को बर्न करके या फिर तुम रोस्ट करके क्या करोगे? उसका ऑक्सीडेशन करोगे, तो उसे बोलेंगे रोस्टिंग, है ना। तो रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हम जब करेंगे। अब ये किसके लिए यूज होगा? देखो, रोस्टिंग में एस आ रहा है, यहां सी आ रहा था, एस से क्या ले लो? सल्फर। तो जो सल्फर के क्या होंगे? और होंगे। जो सल्फर के और होंगे उनको चेंज कर, उनके ऑक्सीडेशन के लिए तुम किसको काम में लोगे? रोस्टिंग को काम में लोगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक ब्लेंड है, सल्फर का है, कैलेमाइन है, सिनेबार सल्फर का। ऐसे ही तुम्हारा कॉपर ग्लांस है, ये भी सल्फर का और है। तो इन सबको तुम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करोगे। हीट किस में करोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। हीटिंग तो करनी ही है ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब इसको हीट करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? ZNO प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही HGS, तो यहां करोगे तो HGO प्लस SO2। ऐसे ही यहां करोगे तो CuO प्लस SO2। ठीक है, तो SO2 गैस निकल जाएगी और तुम्हारे पास ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी? CO3 वाले की, तो CO3 में अगर तुम बात करो, किसकी बात कर लो? कैलेमाइन की बात कर लो, ZnCO3। अब ZnCO3 को तुम क्या करो? विदाउट ऑक्सीजन क्या कर दो? हीट कर दो। अब विदाउट ऑक्सीजन बेटा हीट करोगे तो देखो CO3 है, तो ZNO प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। जब इसको गर्म करोगे तो क्या चला जाएगा इसमें से? CO2। एक तो ये हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो CaCO3 हमारे पास है, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को भी अगर तुम हीट दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा क्विक लाइम में। CaO प्लस CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट, याद रखना, और C से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा? कैल्सिनेशन में तुम लिमिटेड ऑक्सीजन काम में लोगे या फिर ऑक्सीजन नहीं लोगे, साथ में क्या होगा? वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा और किसमें चेंज कर देगा? उसको ऑक्साइड में चेंज कर देगा। रोस्टिंग की अगर बात करें तो रोस्टिंग में क्या होगा? रिच ऑक्सीजन सप्लाई पूरी चाहिएगी, और जो हमारा सल्फर और है उनके लिए हम यूज करेंगे। रोस्टिंग में S आ रहा है सल्फर, कैल्सिनेशन में C आ रहा है कार्बोनेट। ठीक है, तो यही दो प्रोसेस हैं, ये तुम्हारे सल्फर और कैल्सिनेशन के साथ साथ चेंज होंगे। बाकी वही है, सबको तुम्हें पीछे ना पड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।